हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी जिसको हिंदी में अधिकार शुल्क कहा जाता है। आज इस पूरे चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो एक दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का स्पेशल राइट्स यानी कोई विशेषाधिकार प्राप्त करता है और उसके बदले में जो वो पेमेंट देता है, इसी को बोला जाता है रॉयल्टी। जैसे कोई पब्लिकेशन वाला है, हमने उसकी उसके लिए बुक लिखी हुई है, तो वो जो बुक लिखी हुई है उसके बदले मुझे जो कमीशन मिलता है, जो हमेशा पैसे मिलने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या होगा, रॉयल्टी कहलाएगा। इसके अलावा जैसे कोई हमने एक खदान बेची हुई है, किसी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दे रखी है, तो उससे जो कमीशन हमें मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, वो हमारे लिए रॉयल्टी होता है। तो ये रॉयल्टी होती है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रॉयल्टी इज़ एन अमाउंट पेबल फॉर यूटिलाइजेशन द बेनिफिट ऑफ सर्टेन राइट्स वेस्टेड विथ सम अदर पर्सन। रॉयल्टी का है एक ऐसा अमाउंट है जो पेबल होता है किसके लिए, यूटिलाइजेशन द बेनिफिट ऑफ सर्टेन राइट्स। कुछ राइट हमने जो दूसरे को दे रखा है, उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल ए लैंडलॉर्ड मतलब एक ज़मीन का जो मालिक है, उसने प्रोसेस किया है राइट्स ओवर द माइन इन हिज लैंड। उसने कहा कि मेरी ज़मीन पे एक आप मतलब मेरी ज़मीन है, उसको आप ले लीजिए। और वहाँ से मतलब उस ज़मीन का राइट उसने किसी को दिया। और किस लिए दिया, क्योंकि वहाँ पे माइन का काम हो सके, यानी कोयले की खदान, कोई भी खदान हो सकती है, तो वो खदान को खोदने का काम दिया किसी को। द ऑथर ऑफ बुक पोसेस राइट्स ओवर हिज बुक। जो बुक के राइटर होते हैं, यानी जो ऑथर होते हैं, जो बुक लिखते हैं, तो उन्होंने जो राइट दे रखा है पब्लिकेशन वालों को, उसके बदले जो उनको कमीशन मिलता है, वो भी आपका रॉयल्टी कहलाता है। एंड इसके बाद है व्हेन द राइट्स आर लीज द ओनर रिसीव ए कंसिडरेशन फॉर द सेम विच इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। तो अपने राइट को जब किसी भी मालिक ने किसी और को यूज़ करने के लिए दिया है, उसके बदले जो पैसे मिलते हैं, ये रॉयल्टी कहलाती है। रॉयल्टी इज़ ए प्री ऑडिकल सम बेस्ड ऑन द आउटपुट पेबल बाई लेजी टू लेजर। यानी कि जो उपयोग करता है और जो मालिक है, जो उपयोग करता है वो पैसे किसको देगा, ओनर को देगा, यानी मालिक को देगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। यही जो राइट एक दूसरे बंदे को दिया जाता है, उसके बदले कमीशन मिलता है, वो राइट आपका रॉयल्टी कहलाता है। तो ये है रॉयल्टी की बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रॉयल्टी कितने टाइप की होती है। तो रॉयल्टी बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन कुछ पॉपुलर रॉयल्टीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब किसी खान में कोई काम होता है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। अब यहाँ पे कैसे खान है, जैसे मान लीजिए कि कोई ईंट ईंट भट्टे का प्रयोग कर रहा है, कोई कोयला निकाल रहा है, तो पर टन जितना भी कोयला निकलेगा उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो तय कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जो उसका मालिक होगा, जो लेसी कहलाएगा, जिसको पट्टेदार कहते हैं हम लोग, यानी लैंडलॉर्ड जो होगा। जो लैंडलॉर्ड होगा वो एक फिक्स अमाउंट तय करेगा, किसको, जिसको उसने अपनी ज़मीन को पट्टे पे दे रखा है। तो उससे जो पैसा उसको मिलेगा वो उसकी माइनिंग रॉयल्टी कहलाएगी। इसके अलावा है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। मैंने अपनी कोई ज़मीन किसी को दे दी और बोला कि आप यहाँ से ईंट मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करिए। तो वहाँ पे पर 1000 जो भी ईंट प्रोड्यूस होगी, निकलेगी बन के, उसका जो कमीशन होगा पर्टिकुलर एक मतलब वो 1000 ईंटों पे मुझे जो कमीशन मिलेगा, तो उसका जो पैसा होगा वो मेरे लिए रॉयल्टी कहलाएगा। इसके अलावा है ऑयल बेस्ड रॉयल्टी। मेरी अपनी कोई ज़मीन है, सपोज़ करो कि अरब कंट्रीज़ में मेरी कोई ज़मीन है, वैसे है नहीं, तो वहाँ पे मेरी एक कुआं है तेल का, और मैंने किसी को दे रखा है कि भाई आप इसमें से तेल निकालिए
और बदले में जितना आप प्रति टन जो कोयला निकलेगा, प्रति टन जो ऑयल निकलेगा इससे, उसके बदले मुझे एक फिक्स परसेंट आप मुझे कमीशन देते रहिएगा और मैं आपको 50 साल के लिए ये कुआं देता हूँ। तो उससे जो कमीशन मिलेगा वो मेरे लिए रॉयल्टी होगा। इसके अलावा पेटेंट्स रॉयल्टी है। पेटेंट रॉयल्टी का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मैंने कोई चीज़ है जो राइट किसी और को दे रखी है कि भाई ठीक है आप मेरा ये काम करते रहिए, तो एक पर्टिकुलर विशेषाधिकार मैंने किसी और को दे रखा है अपने नाम का, तो वो मेरे लिए क्या है, पेटेंट रॉयल्टी, उससे जो कमीशन मिलेगा। इसके अलावा है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट का मतलब होता है मैंने कोई बुक लिखी हुई है और उस बुक के बदले में मैंने उसको जो सेलिंग का राइट दिया है वो किसी और को दे दिया है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है जी, तो ये है कॉपीराइट। तो इस तरीके से जो इनकम हमें मिलेगी ये सारी उन सब से मिलती रहती है, हमारे लिए क्या होगी, रॉयल्टी होगी। अब इनका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है रॉयल्टी अकाउंट का। रॉयल्टी अकाउंट का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो अमाउंट होगा वो उसके मालिक को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट्स हैं, ये हम पहले समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द लेजर इज कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द लेसी। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि यूज़ की जाती है लेजर के द्वारा, द कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द लेजी, लेजी के द्वारा जो अमाउंट ड्यू होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए रॉयल्टी अकाउंट बनेगा। दूसरा है इट हेल्प इन ascertaining द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज द रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाने का एक और मेन पर्पज ये है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ रहेगा उसी के बेस पे रॉयल्टी प्रोवाइड की जाती है। और ये जो जिसने पट्टे पे ले रखा है ज़मीन को उसके लिए ये क्या होगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। थर्ड है रॉयल्टी अकाउंट हेल्प इन नोइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स बी डिडक्टेड बिफोर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू लेजी। तो मतलब ये हुआ कि रॉयल्टी अकाउंट क्या करता है, हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर नॉलेज उसको हो जाए कि क्या टैक्स वो पे करेगा या क्या टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स बी डिडक्टेड बिफोर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू लेजी। तो टैक्स पे करने से पहले वो रॉयल्टी जो पे करेगा लेजी को वो क्या है। फोर्थ है इन केस ऑफ सब लीज अकाउंटिंग सप्लाइड थ्रू आउट रॉयल्टी अकाउंट्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम बिटवीन लेजर लेजी एंड सब लीज। तो रॉयल्टी अकाउंट जो होता है वो अगर हम सब लीज के प्रोडक्शन में जाते हैं तो उस कंडीशन में सप्लायर्स के बीच में ये एक सेटलमेंट का काम करता है लेजर लेजी और सब लीज के बीच में। अब यहाँ सब लीज का क्या मतलब होता है, सब लीज का मतलब ये होता है कि सपोज करो किसी की ज़मीन है और मैंने उसको लीज पे ले रखी है और मैंने इसको किसी और को भी लीज पे दे दी, मैंने खुद दे दी, तो ये मेरे लिए क्या होगी, सब लीज कहलाएगी। बिजनेस के लिए जो ओनर होगा इसके लिए सब लीज होगी ये। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा, इजी है। मिनिमम रेंट की बात करें तो मिनिमम रेंट क्या होता है, जब कोई भी लीज, जब कोई भी ज़मीन पट्टे पे दी जाती है, लीज पे दी जाती है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज तय कर दिया जाता है कि मिनिमम मुझे इतना पैसा चाहिए, आपको प्रोडक्शन हो या ना हो इट डज़ नॉट मैटर फॉर मी। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट होता है इसी को हम फिक्स रेंट बोलते हैं, डेड रेंट बोलते हैं या फ्लैट रेंट बोलते हैं, इसी को कॉन्ट्रैक्ट रेंट का भी नाम दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। इसके अलावा यहाँ पे है रिडीमेबल मिनिमम रेंट, ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं ये सब। यहाँ अगर एक्सीडेंट हो जाता है या स्ट्राइक हो जाती है उस कंडीशन में मिनिमम रेंट कैसे डिपेंड करेगा, तो ये एक पहले ही निगोशिएशन के द्वारा होता है कि पहले ही अगर कुछ निगोशिएट हो जाएगा कि भाई अगर लॉक पीरियड होता है या कुछ लॉस होता है हमको तो उस कंडीशन में हम रॉयल्टी कैसे पे करेंगे। तो ये लैंडलॉर्ड और जो इनका लेजी होगा वो इन दोनों के बीच में आपस में डिस्कशन होता है कि भाई जो पेमेंट करनी है, अगर वहाँ पे लॉक पीरियड होता है या हमारी फर्म बंद होती है तो उस समय हम मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मिनिमम रेंट होगा वो हमारा कम हो जाएगा जितने टाइम का लॉक पीरियड रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट वर्किंग की बात करें तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम पैसा हमें देना है वो रॉयल्टी से कम होगी, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो शॉर्ट वर्किंग आपका कहलाएगा।
तो यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा समझ लीजिएगा, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। मतलब ये है कि मिनिमम रेंट जो है अगर रॉयल्टी से ओवर होता है तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। और शॉर्ट वर्किंग को हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इनके बीच में आपस में किस तरीके की एग्रीमेंट हुआ है या किस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। कई बार क्या होता है कि जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि अगले 2 सालों में जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसको हम कवर करेंगे, या अगले 5 साल तक करेंगे, या लाइफ टाइम करेंगे। ये डिपेंड करता है जो ओनर है और जो उसका किराएदार है, इन दोनों के बीच में जो भी आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके थ्रू ये पता चलता है। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को कैसे रिकवर किया जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि रिकवर करने का क्या तरीका है। कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पीरियड दे दिया जाएगा या एक फ्लोटिंग पीरियड होगा कि कभी भी जब भी पैसा एक्सेस होगा हम उसको रिकवर कर देंगे। तो कोई भी तरीका हो सकता है, ये आपस में इनके बीच में बातचीत करके ही पता चलेगा। सरप्लस पैसा कैसे निकलेगा, सरप्लस का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, यानी रॉयल्टी का पैसा एक्सेस हो जाए मिनिमम रेंट से, तो ये जो कंडीशन होगी ये सरप्लस कहलाएगी। फार्मूला भी दिया गया है इसका। वैसे आपके एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से फार्मूले पूछे जाते हैं, तो फार्मूले आप देखते रहिएगा। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। तो यहाँ पे सरप्लस जो होगा उसको यूटिलाइज किया जाएगा किसके लिए, शॉर्ट वर्किंग को रिकवरी करने के लिए। तो ये जो पैसा है शॉर्ट वर्किंग के रिकवर करने के काम आता है। इसके अलावा नजराना है, कुछ लोगों ने नजराना दे रखा है। नजराना मतलब कोई गिफ्ट हो गया, कोई गिफ्ट दे रखा है किसी को, तो उस कंडीशन में भी अकाउंट होंगे जो कि एसेट साइड में शो होगा। और यहाँ पे दिया गया है कहाँ कहाँ पे शो होना, द बैलेंस इन नजराना अकाउंट इज शोन इन द एसेट इन द बुक ऑफ लेजी एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ लेजर। तो नजराना इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। सब लीज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सपोज करो ये मैं हूँ, मैंने एक छोटी सी लीज अपनी ज़मीन किसी को किराए पे दे रखी, इस बंदे को जिसको मैंने किराए पे दे रखा है इसने किसी और को भी किराए पे दे रखा है, तो ये सब लीज कहलाएगी इस कंडीशन में। इनकम टैक्स रॉयल्टी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द इनकम टैक्स लॉ दैट द पेयर ऑफ रॉयल्टी should deduct tax at source any TDS at the prescribed rate and tax so deducted shall be deposited to the credit to the central government within a specified time. The landlord will get the amount of royalty or minimum rent after adjustment of tax. The total amount of royalty including tax will be charged to profit and loss account यानी PL account और प्रोडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है रॉयल्टी पे वो TDS पेमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए स्पेसिफाइक जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें। रॉयल्टी अकाउंट का जो ट्रीटमेंट होगा उनमें हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट के बारे में जनरल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ लेजर एंड लेजी, यानी मालिक और जो उसका किराएदार है इनके बुक्स में हम किस तरीके से जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेजी की बुक में रॉयल्टी पेबल की कंडीशन में अमाउंट, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दी गई है व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन। जब मिनिमम रेंट की बात ना हो कि भाई मिनिमम रेंट कितना देना है, तो उस कंडीशन में जनरल एंट्रीज क्या होगी। सबसे पहली है फॉर रॉयल्टी पेबल, तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी आर लेस देन द मिनिमम रेंट, रॉयल्टी अगर कम है मिनिमम रेंट से, और यहाँ पे है रॉयल्टी आर मोर देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, ये जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज पास आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल से जनरल एंट्रीज दी हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम की है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।